इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जब से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है तभी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह शुरू हुई है। यह जनगणना महज राजनीतिक लाभ कमाने की कवायद है या यह पिछड़े तबकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सचमुच मददगार साबित होगी। सवाल इसके समय को लेकर भी उठ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर्फ 16 महीने दूर है और कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि बिहार की सत्ता में बैठी पार्टियां इससे राजनीतिक लाभ कमाना चाहती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका तर्क है कि बिहार में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। फिलहाल यह बता पाना तो काफी कठिन है कि बिहार में जातिगत जनगणना राजनीति से प्रेरित कोई सियासी खेल है या पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की सरकार की नेक कवायद। यह तो आंकड़ों के सार्वजनिक होने और उन पर होने वाले विचार विमर्श के बाद ही पता चल सकेगा। मगर इससे शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि मंशा चाहे जैसी भी हो उसे पूरा करने के लिए आंकड़ों की दरकार होगी ही। आंकड़े ना हो तो ना राजनीति हो सकती है और ना ही ईमानदार शासकीय कोशिश। ऐसे में जातियों की संख्या पता लगाने और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए जातिगत जनगणना का यह प्रयास तारीफ के काबिल है। हालांकि इसे हम आधिकारिक तौर पर जनगणना नहीं कह सकते क्योंकि यह काम केंद्र सरकार का है जो हर 10 साल पर इसे करती है। बहस इस बात पर है कि जब केंद्र सरकार इस तरह की जनगणना को लेकर उत्साहित नहीं है तब बिहार में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मेरा मानना है कि ओबीसी की संख्या और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे बिहार में ओबीसी की संख्या, बिहार की आबादी में उनकी हिस्सेदारी जैसी तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा। ऐसे वक्त में जब ओबीसी की आबादी को काफी ज्यादा बताया जा रहा हो और 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर विवाद हो, तब जनगणना की एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे विश्वसनीय जानकारी हासिल की जा सकती है और बिहार सरकार फिलहाल यही काम कर रही है। इसी तरह जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताने का आरोप भी सिरे से नहीं चढ़ता क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से जाति आधारित जनगणना के समर्थक रहे हैं। जब एनडीए के भीतर इस मसले पर चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार राजग गठबंधन के हिस्सा थे तब भी वह इस मुद्दे पर मुखर थे। इसी कारण यह आरोप निराधार लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मकसद से उन्होंने यह दांव चला है। बेशक अभी आंकड़े एकत्र किए जाने बाकी हैं क्योंकि घरों की सूची का पहला चरण ही अभी शुरू हुआ है और दूसरे चरण में घरों के मुखिया की गिनती की जाएगी और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस गणना से कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की जदयू राजद कांग्रेस गठबंधन सरकार ने साफ संकेत दिया है कि बिहार में ओबीसी के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को संजीदगी से दूर करने की उसकी मंशा है और इस तरह के किसी भी प्रयास के लिए सरकार को आंकड़े चाहिए जिसके लिए यह कवायद शुरू की गई है। संभव है राजद और जदयू को इस प्रयास से कुछ चुनावी लाभ मिले, लेकिन ओबीसी की सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी मदद मिल सकती है क्योंकि नीतीश कुमार यह संकेत देने में सफल रहे हैं कि यह ओबीसी की परवाह करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में सत्तारूढ़ दोनों मुख्य दलों यानी कि राजद और जदयू के पास ओबीसी मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन है। उनके लिए चुनाव बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि ओबीसी के कितने वोट उनके खाते में जाते हैं। जातिगत जनगणना से इन दोनों पार्टियों ने कम से कम ओबीसी के एक बड़े हिस्से को इसकी जरूरत को लेकर आश्वस्त कर दिया है और उनमें यह उम्मीद जगाई है कि इस जनगणना के बाद उनका जीवन कुछ बेहतर होगा। यही वजह है कि जदयू और राजद को इससे सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है। हमें यहाँ यह भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या बीजू जनता दल जैसी पार्टियां जो पुरानी जनता दल से टूटकर अलग हुई हैं अपने अपने राज्यों में इस कवायद को आगे बढ़ा सकती है या ओबीसी जनगणना के लिए राज्य सरकारों पर अब दबाव बन सकता है। हालांकि जदयू और राजद को मिलने वाले इस फायदे को बांटा जा सकता था यदि भाजपा ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया होता। इसने ओबीसी के एक बड़े वर्ग में संदेह पैदा किया है। ओबीसी जातियों के लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि भाजपा आखिर क्यों इसे लगातार विरोध कर रही है। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वह छिपाना चाहती है? भाजपा को एहसास होना चाहिए कि उसने देश भर के ओबीसी मतदाताओं विशेषकर निचली ओबीसी जातियों के बीच
अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। लेकिन नीति CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2009 के आम चुनाव में महज 22% ओबीसी वोट पाने वाली भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी मत हासिल किया। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना शुरू की जाती तो ओबीसी समुदायों में सकारात्मक संदेश जाता, मगर संभव है कि उसके पास कुछ अन्य मजबूरियां रही हो। मुमकिन है उनकी यह आशंका हो कि जातिगत जनगणना का नतीजा मंडल पार्ट 2 के रूप में सामने आ सकता है। उल्लेखनीय है कि मंडल 1 ने विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में ओबीसी राजनीति को काफी बदल दिया था। हालांकि भाजपा नेतृत्व को भरोसा रखना चाहिए कि आज की भाजपा 1990 के दशक से अलग है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित जातिगत जनगणना जैसी कोई भी कवायद शायद ही उसके समर्थन आधार को प्रभावित करती।